अच्छा जी, तो आज असल में मैं जो है वो कॉलेज से ही बैठ के क्लास ले रहा हूँ एक। तो हो सकता है कि यहाँ पे मैंने देखा है कि कुछ इंटरनेट कनेक्टिविटी इशू आ रहा है बार बार, इनका जो नेटवर्क है। अभी मैंने अपने मोबाइल से कनेक्ट किया और इसमें ये होता है कि बीच में कोई इंटरप्शन हो तो फिर वो कनेक्टिविटी टूट जाती है। सही है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर। ऑल्दो कल से कॉलेजेस रिज्यूम हो रहे हैं तो उसमें हम इसको कंटिन्यू करेंगे अपनी क्लास में। कल अगर कल आपकी क्लास है, आई डोंट थिंक कि कल आपकी क्लास होती है मेरे साथ। ठीक है, कल नहीं है आपकी क्लास, तो बस आज स्टार्ट करेंगे, उसके बाद थर्सडे को ये कंटिन्यू होगा। दिस इज कॉल्ड स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं थोड़े आसान टॉपिक्स को पहले कवर कर रहा हूँ। और उसकी वजह है कि हमारे कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो एग्जाम्स में बिजी होने वाले हैं फ्रॉम द मंथ ऑफ अक्टूबर। तो थ्रू आउट अक्टूबर वो बिजी रहेंगे। ठीक है, और जब अभी जी मलिया अभी डिस्कस कर रहा हूँ बेटा, मैं जरा कुछ चीज़ें ब्रीफ कर रहा हूँ, फिर थ्योरी का एमसी टेस्ट का थ्योरी वाला क्वेश्चन डिस्कस। तो एज आई वाज सेइंग कि अभी स्कूल खुल रहे हैं और आप नए नए आएंगे, क्योंकि हर कॉलेज जब रिज्यूम हुआ है ना, वेल्स तो अभी इस वीक रिज्यूम हो रहा है, कुछ कॉलेज तो आपको पता है 15 से रिज्यूम हो गए थे। अभी मैं क्रेडो में हूँ, तो कुछ टेक्निकल इश्यूज आए जिसकी वजह से क्लासेस बिल्कुल स्मूथ नहीं चल पाई। उन लोगों को थोड़ा एक हफ्ता लगा उनको ओवरकम करने में, और फिर इंशाल्लाह चीज़ें नॉर्मलाइज हो गई। तो उस दौरान एक मुश्किल चैप्टर के साथ स्टार्ट कर देना क्लास को, वो अक्लमंदी नहीं होगी, क्योंकि बच्चे वैसे ही नए एनवायरनमेंट में हैं और चीज़ें बहुत डिफरेंट हैं। तो उसमें थोड़ा सा आसानी रखने के लिए सबके लिए मैंने ये किया है कि क्योंकि कुछ बच्चे आ रहे होंगे कॉलेज, कुछ नहीं आ रहे होंगे, कुछ के पेरेंट्स उनको इजाज़त नहीं दे रहे, जैसे बच्चे कुछ नहीं आ रहे। सो हमारा ये पूरा सिलेबस है, इसको ज़रा एक दफ़ा देख लीजिए। इसमें से मैंने एक सिलेक्शन बनाई है, वो मैं आपको समझा रहा हूँ, उसकी वजह समझा रहा हूँ क्यों बनाई है। हमारे पास पहला सेक्शन है फिजिकल केमिस्ट्री का। फिजिकल केमिस्ट्री में आपके पास 8 चैप्टर होते हैं। ठीक है, 8 चैप्टर में पहला चैप्टर था मोल्स, वो हमने स्टार्ट कर दिया था। दूसरा चैप्टर होता है एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये थोड़ा मुश्किल है, ये ओ लेवल का क्वेश्चन एटॉमिक स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, द थर्ड वन इज केमिकल बॉन्डिंग। ये दोनों मुश्किल चैप्टर्स हैं। तो मैं इन्हें अभी नहीं पढ़ा रहा, मोल्स के बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर केमिकल बॉन्डिंग अभी नहीं पढ़ा रहा। आई एम गोइंग टू अ इजी टॉपिक दैट इज स्टेट्स ऑफ मैटर, जो हम आज की क्लास में इंशाल्लाह जितना वक्त बचता है इसको स्टार्ट करेंगे। मेरी कोशिश थी इसको हम क्लास में ही स्टार्ट करें, स्टेट्स ऑफ मैटर। उसी हिसाब से मैंने सिलेबस डिज़ाइन किया था, पर एंड मोमेंट पे 2 दिन क्लास छुट्टियां पड़ गई स्कूल की तरफ से। स्टेट्स ऑफ मैटर, उसके बाद है आपका इनर्जेटिक्स, उसके बाद है रिडॉक्स रिएक्शन। ये सिलेबस ऑर्डर ही लिख रहा हूँ मैं आपसे। रिडॉक्स रिएक्शन के बाद इक्विलिब्रिया, और इक्विलिब्रिया के बाद है काइनेटिक्स। ये 8 चैप्टर हो गए फिजिकल के। फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 4 चैप्टर हैं। इसमें पहला चैप्टर है ग्रुप 2, फिर है ग्रुप 7, फिर है नाइट्रोजन एंड सल्फर, और फिर है पीरियड 3। फिर पूरी आपकी एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है इसके बाद थर्ड। उसके अंदर 8 चैप्टर हैं जिनका भी मैं जिक्र भी नहीं कर रहा क्योंकि वो मेरे लिए इररेलेवेंट है। मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं मुश्किल चैप्टर्स अभी हटा रहा हूँ। एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग और पीरियड 3 मुश्किल नहीं है, पर ये एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेशन में पढ़ाया जाता है। इसके अलावा हमने जो अभी ब्लैक से हुए हुए हैं वो सारे हम करेंगे, और उसका मैं ऑर्डर बता रहा हूँ। सबसे पहला चैप्टर हम पढ़ रहे हैं मोल्स, उसके बाद हम पढ़ेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर, उसके बाद हम पढ़ेंगे रिडॉक्स, उसके बाद हम पढ़ेंगे काइनेटिक्स, उसके बाद हम पढ़ेंगे ग्रुप 2, उसके बाद हम पढ़ेंगे ग्रुप 7, उसके बाद हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन सल्फर, उसके बाद हम पढ़ेंगे इक्विलिब्रिया, और उसके बाद हम पढ़ेंगे एनर्जेटिक्स, क्योंकि एनर्जेटिक्स और इक्विलिब्रिया थोड़े मुश्किल है।
ठीक है। साथ में मैं आपको बता रहा हूँ इनकी क्लास डिस्ट्रीब्यूशन। स्टेट्स ऑफ मैटर जो है ना वो 1 वीक का टॉपिक है, 1 हफ्ते में खत्म हो जाएगा। रिडॉक्स 1 वीक का टॉपिक है, ये 1 हफ्ते की क्लासेस में खत्म हो जाएगा। काइनेटिक्स 1 वीक का टॉपिक है, ये 1 हफ्ते की क्लासेस में खत्म हो जाएगा। ग्रुप 2 जो है वो 1 वीक का टॉपिक है। तो दैट मीन्स कि जब आपका स्कूल ओपन होगा तो नवंबर तक हम ये 4 चैप्टर्स कर चुके होंगे। तो जो बच्चे एग्जाम्स में जाने वाले हैं वो जब वापस आएंगे तो स्टेट्स ऑफ मैटर, रिडॉक्स, काइनेटिक्स और ग्रुप 2 खत्म हो चुका होगा। तो उनका ज़्यादा बड़ा लॉस नहीं होगा क्योंकि ये बहुत आसान टॉपिक्स हैं और जब ये बाद में हमसे पढ़ेंगे तो इन्हें इतना इशू नहीं होगा, बहुत जल्दी ग्रैप्स कर लेंगे वो। ठीक है। तो अगर वो आते हैं और उस वक्त मैं ग्रुप 7 पढ़ा रहा होता हूँ तो पीछे के किसी टॉपिक से इनका कनेक्शन भी नहीं है, वो बड़े आसानी से आकर इसको समझ भी सकते हैं क्लास के अंदर, उसके साथ कैरी ऑन भी कर सकते हैं। ये 1 वीक का टॉपिक है, ये 1 वीक का टॉपिक है, सारे 1-1 हफ्ते के, मतलब 4-4 क्लासेस के टॉपिक्स हैं, विद पास्ट पेपर्स बात हो रही है। एनर्जेटिक्स और इक्विलिब्रिया जो है वो 2 वीक्स के टॉपिक्स हैं, ये भी 2 वीक्स का है, ये भी 2 वीक्स का है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारे पास टोटल बन रहे हैं 1 हफ्ते वाले टॉपिक 1 2 3 4 5 6 6 वीक्स के टॉपिक्स बन रहे हैं और 4 वीक्स के टॉपिक्स बन रहे हैं। टोटल हमारे पास 10 वीक्स बन रहे हैं। 10 वीक्स जो होते हैं या 12 वीक्स समझ लें, वो आपके तकरीबन 3 मंथ्स होते हैं। 3 मंथ्स, तो 3 मंथ्स टाइम मतलब अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। तो बाय द एंड ऑफ दिसंबर you will be done with half of your syllabus according to this plan। ठीक है, क्योंकि आपके टोटल 19-20 चैप्टर पढ़ने हैं, उसमें से 9 चैप्टर आपने कर लिए होंगे, तो आपका हाफ ऑफ द सिलेबस हो जाएगा। और याद रहे कि आपका सितंबर का भी अभी एक आखिरी वीक है जिसको मैं बेसिकली एज अ एडजस्टमेंट वीक काउंट कर रहा हूँ, मैं असल पढ़ाई अक्टूबर से ही काउंट कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद जनवरी से जब आप रिटर्न करेंगे स्कूल में तो आई विल बी टीचिंग यू एटॉमिक स्ट्रक्चर, बॉन्डिंग एंड पीरियड 3। ठीक है, एंड देन आफ्टरवर्ड वील मूव ऑन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, मे बी अप्रैल, क्योंकि इस दफ़ा शायद हम स्कूल को पुश करेंगे थोड़ा सा, आप मॉक्स वगैरह और आगे लें ताकि हमें थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिले, डिपेंडिंग हमारी सिचुएशन क्या रहती है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन कि हम सिलेबस ऑर्डर क्या रखने वाले हैं और उसकी वजूहत क्या हैं। कि अगर मैं अभी डायरेक्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग शुरू करता हूँ और आपका स्कूल का एडजस्टमेंट वीक होता है, उसमें ये टॉपिक्स थोड़े से पढ़ाना ना मुश्किल है, पढ़ना भी मुश्किल है। ठीक है, अभी आपने ऑनलाइन क्लासेस लेके देखी हैं, तो बेहतर है कि आसान टॉपिक्स के साथ चला जाए, और जो बच्चे हमें नहीं ज्वाइन कर पाएंगे तो जब वो ज्वाइन करें तो उनको इतना कोई मसला ना हो, आसान टॉपिक्स ही चल रहा हो। ठीक है, ये क्लियर है बेटा? जरा सबको बता दें तो फिर हम मोल्स का जो सवाल रह गया था वो पहले सॉल्व करके फिर आगे स्टेट्स ऑफ मैटर स्टार्ट करें। कुछ सवाल, किसी का कोई कुछ इनपुट देना चाह रहा है इस पे? सर जी जी सर, अगर जैसे इनके सर्दियों की छुट्टियां नहीं होती या मैक्सिमम सर्दियों की छुट्टियां 1 वीक से 10 दिन की हो सकती हैं, तो सर उसमें प्राइवेट वाले ये 3 जो भी जितने चैप्टर 1 महीना पूरा निकलेगा उसको कैसे कवर करेंगे? बेटा देखो, जब छुट्टियां तो पिछले हर दफ़ा होती थी, ठीक है, और आपका सिलेबस जो है मार्च में ख़त्म हो जाता था स्कूल्स के अंदर, और हमारे पास तकरीबन पूरा अप्रैल जो होता था ना वो फ्री होता था, एज अ बफर होता था। मई में एग्जाम्स होते थे आपके, तो उसमें ये है कि अगर आपकी 10 दिन की छुट्टियां आ भी जाती हैं बीच में तो वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि आप अप्रैल में से 10 दिन या 12 दिन 15 दिन भी ले सकते हैं आप अप्रैल में से पढ़ाई के लिए, कोई मसला नहीं है। आपके एग्जाम से पहले ही सिलेबस खत्म होगा फिर भी। बट जो मेन बात कंसर्न की है वो ये है कि अगर स्कूल खुलते हैं और दोबारा बंद हो जाते हैं और हम ये तीतर बटेर करते रहते हैं कि जी ऑनलाइन भी पढ़ाना है और जी ऑफलाइन भी पढ़ाना है, तो उसमें एक सीक्वेंस स्पीड स्लो डाउन हो रही है ना ओवरऑल, ये एक मैटर ऑफ कंसर्न है सब टीचर्स के लिए, सिर्फ मेरे लिए नहीं है, क्योंकि देखो मैं इतनी स्पीड से भी नहीं जा सकता कि आपको समझना आए। ठीक है, ओके तो ओके। एक तो बात ये, और ये बात ध्यान में रखें कि जब जनवरी के बाद का टाइम आ जाएगा, जैसे अभी जैसे नवंबर में अभी कंफ्यूजन चल रही है बच्चों को, कुछ बच्चे ने कैम्ब्रिज को अप्रोच किया कि जी पेपर कैंसिल कर दें आप, हमारे कोविड फैला हुआ है और ये वगैरह। कल कैम्ब्रिज की तरफ से उसके ऊपर क्लियरिटी आई है कि जी हम पेपर कैंसिल नहीं करेंगे। तो उससे क्या होगा कि बच्चा थोड़ा सा फोकस हो जाएगा। अब गवर्नमेंट कर दे पेपर कैंसिल उनका वो एक अलग बात है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट कर दे उनका पेपर कैंसिल,
फिर तो कैम्ब्रिज कुछ नहीं कर सकेगा बीच में। पर मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि अगर दिसंबर का पेपर एक दफ़ा हो जाएगा ना, तो आप सबको भी श्योरिटी हो जाएगी कि जब दिसंबर में पेपर हो गया है तो जून में भी हो जाएगा, अगर हालात सही रहे। ठीक है, अभी तो देखिए कोविड ऑनगोइंग है, कोविड खत्म नहीं हुआ। कोविड के दौरान अगर स्कूल खुल गए और कोविड के दौरान कैम्ब्रिज का पेपर हो जाता है, तो फिर आगे ये कोई उम्मीदें लगाना बेकार होंगी कि पेपर होगा या नहीं होगा। फिर तो डेफिनेटली पेपर होगा। हाँ, उस वक्त मई तक पहुंचते हुए अल्लाह ना करे मुल्क के हालात, दुनिया के हालात बहुत ही बुरे हो गए दोबारा से, तो वो एक अलग बात है। बट हम इस चीज़ के ऊपर कोई उम्मीद लगा के ये तो नहीं कहेंगे कि हम पढ़ नहीं रहे। अभी जो सामने सिचुएशन आ रही है वो ये कि चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, स्कूल्स खुल रहे हैं, एग्जाम्स होने वाले हैं। जब एग्जाम्स हो जाएंगे ना, तो उसके अंदर फिर आप देखेंगे जो बच्चे एग्जाम्स देकर वापस आएंगे, उनके अंदर एक अलग बूस्ट होगा। उनको पता है यार एग्जाम हुए हैं और आगे वाला भी एग्जाम अब होगा, और आप भी उनसे सीखोगे। उस वक्त क्या होगा कि चाहे मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ चाहे मैं फिजिकली पढ़ा रहा हूँ, आपका इंटरेस्ट लेवल बढ़ जाएगा। अभी हमारे लिए चैलेंज ये है कि वो बच्चे जो ऑनलाइन सही तरीके से पढ़ रहे हैं, गुड फॉर देम, पर मेजोरिटी नहीं पढ़ रही ऑनलाइन सही तरीके से, वो थोड़ा लाइन पर आ जाएगा, क्योंकि उनको पता चल जाएगा कि भाई अभी स्कूल तो खुल नहीं रहे, पढ़ना ऑनलाइन ही है, तो भाई अब फोकस बढ़ाओ अपना। आप स्क्रीन के उस तरफ बैठे हुए हैं, आपको मैं अटेंटिव नहीं रख सकता। ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ इस वक्त आपको फोकस करना है। आपके आसपास इस वक्त कितना शोर हो रहा है उसको आपको खत्म करना है। आपको अपना फोकस बढ़ाना है, मेरी बातों में इंटरेस्ट बरकरार रखना है। ठीक है, तो बच्चे जो हैं वो सोते हुए क्लासेस ले रहे हैं, सब चीज़ों का अंदाज़ा है हमें। ठीक है, माइक म्यूट किया हुआ है या बोलते नहीं है, बात नहीं करते हैं, काम नहीं करते हैं, तो ये सब चीज़ें जो है ना उनकी पढ़ाई पे असर डालेंगी। उससे हम कह रहे थे कि बेहतर है कि फिजिकल क्लासेस पे आ जाएं हम। बट अगर फिजिकल क्लासेस ऑन नहीं होती हैं तो इवेंचुअली हमें ऑनलाइन क्लासेस के अंदर भी सिलेबस को खींचना पड़ेगा जनवरी के बाद से। जनवरी तक तो मैं थोड़ा स्लो स्लो आप लोगों के साथ एक पेस डेवलप करूंगा कि आप ओ से ए में आए, और अभी आपका ओ भी सही से क्लियर नहीं था, आपने उसके पेपर नहीं दिए थे, फरवरी में क्लासेस खत्म हो गई थी, वो सही से में हैं, वो मैं थोड़ा स्लो स्लो चल रहा हूँ। क्योंकि बेटा देखो, सिलेबस खींच देना हमारे लिए बहुत आसान है एज अ टीचर, आपको भी समझ में आना चाहिए ना। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन जो हमारा रहता था। उसको खत्म करते हैं और फिर मैं आपको आज का टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। सो दिस वाज द क्वेश्चन। इसमें आपसे सबसे पहले पार्ट में पूछा था एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय द टर्म रिलेटिव आइसोटोपिक मास। इसमें आपने डेफिनेशन लिखनी थी, एवरेज आइसोटोपिक मास ऑफ एन एटम। मैं आपको द डेफिनेशन लिखकर दिखाता हूँ। एवरेज टोपिक मास ऑफ एन एलिमेंट compared with 112 carbon 12 atoms. Average isotopic mass of an element compared to 112 of carbon 12 atoms. ये रिलेटिव एटॉमिक आइसोटोपिक मास की डेफिनेशन है। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन बेटा? आई होप नहीं है। नेक्स्ट आपको बताया हुआ था कॉपर के दो आइसोटोप हैं, एक का मास 63, एक का मास 65 है, और कॉपर का रिलेटिव आइसोटोपिक मास एवरेज 63.55 लगता है। तो अबंडेंसेस कैलकुलेट करें और अपनी वर्किंग दिखाएं कि कैसे आपने अबंडेंसेस कैलकुलेट की। तो भाई जाहिर सी बात है कि 63 जिसका मास है इनटू अबंडेंस ए, उसकी अबंडेंस ए कर लेते हैं, प्लस जिसका मास 65 है उसकी अबंडेंस क्या होगी 100 माइनस ए, क्योंकि दो ही एलिमेंट है ना। एक की परसेंटेज अगर ए परसेंट है तो दूसरी की परसेंटेज क्या होगी 100 माइनस ए परसेंट होगी। टोटल डिवाइडेड बाय 100 इक्वल्स टू 63.55। ये ए आर दिया हुआ था आपको, फाइनल आंसर दिया हुआ था। इसमें ए के लिए सॉल्व कर लें। जब आप ए के लिए सॉल्व कर लेंगे तो ए यहाँ का आंसर आ जाएगा, और फिर 100 में से ए को निकाल दीजिएगा तो यहाँ का आंसर आ जाएगा आपके पास। ये समझ में आया बेटा सबको? जरा बताएं, इस पे फीडबैक दें। ये पार्ट क्लियर है? थोड़ा सा ट्रिकी था, कुछ बच्चों से शायद नहीं हुआ होगा ये। ठीक है, गुड। किसी को कुछ पूछना है तो माइक अनम्यूट करके पूछ लें यहाँ पे समझने के लिए। आई गेस नहीं पूछना।
आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपके पास, a student is provided with a sample of hydrated copper to sulfate and is asked to determine the value of X. The student dissolves a sample of the hydrated copper to sulfate in water and adds it to an excess of potassium iodide to make a total volume of 250 cm cube. जी बिलाल कुछ पूछ रहे हैं, आपका हैंड रेज हुआ है। आई थिंक गलती से हो गया। एनीहाउ, तो एक बार जो आप नोट करें वो ये है कि आपने कॉपर सल्फेट में पानी की वैल्यू निकालनी थी। आप इसको थोड़ा सा पानी में डाल के पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्ट करा दिया, इससे आयोडीन बनेगा। ये काइंड ऑफ बैक टाइट्रेशन है, इससे ये बना और इसको पता किया आपने थायोसल्फेट से। तो सबसे पहले क्या होगा, आपको थायोसल्फेट के मोल निकालना पड़ेंगे। नंबर 1 सोडियम थायोसल्फेट के मोल। सोडियम थायोसल्फेट में ये H2O3 जो है ना, H2O3 2-, ये थायोसल्फेट एनाइन कहलाता है। जैसे आपके सिलेबस में सल्फेट एनाइन होता है ना, सल्फेट कार्बोनेट, इस तरह का एक और एनाइन है आपके सिलेबस में, नाइट्रेट, थायोसल्फेट एनाइन कहलाता है ये। तो ये जो आयनिक इक्वेशन दी हुई है इन्होंने, ठीक है, तो ये जो इन्होंने नाम दिया हुआ है सोडियम थायोसल्फेट, सबसे पहले ये 20 × 0.1 अपॉन 1000 करके, 20 × 0.1 अपॉन 1000 करके आपके पास इसके मोल आएंगे। इसके मोल से आयोडीन के मोल आएंगे नंबर 2। आयोडीन के मोल जो आएंगे वो 25 cm³ में आएंगे, ठीक है, 25 cm³ में आएंगे। उससे फिर आप आयोडीन के मोल निकालोगे 250 में, आयोडीन के मोल निकालोगे 250 में। आयोडीन के मोल जब 250 में आ जाएंगे तो उससे फिर आप निकालोगे कॉपर सल्फेट के मोल, ठीक है। ये फ्लो बन रहा है जो मैंने 1 2 3 4 लेबल कर दिया, आपको स्टेप समझ में आ रहे होंगे। कॉपर सल्फेट के जब मोल आ जाएंगे तो उससे आप निकालोगे MR, ठीक है, या मास, और फिर आगे देखते हैं इन्होंने क्या बात बोली है। सबसे पहले तो आपने कैलकुलेट अमाउंट इन मोल ऑफ कॉपर सल्फेट प्रेजेंट इन द ओरिजिनल सैंपल ऑफ हाइड्रेटेड। इसके लिए आपको इन्होंने ऊपर कोई वैल्यूज दी हुई होंगी। चले मलिए बेटा, जरा कैलकुलेटर उठाएं। मोल इक्वल्स टू कंसंट्रेशन इनटू वॉल्यूम अपॉन 1000। ये आंसर बताएं बेटा, सबसे पहले ये कितना आंसर आया? टू इंटू 10⁻³ 2 × 10⁻³ moles of H2O3 2-, ठीक है। अब आप निकालेंगे मोल्स ऑफ आयोडीन। मोल्स ऑफ आयोडीन होंगे 1 × 10⁻³ मोल्स इन 25 cm³, क्योंकि ये 2:1 का रेशो है, ठीक है, 2:1 का रेशो, तो इस वैल्यू का हाफ। फिर आप निकालोगे मोल्स ऑफ आयोडीन इक्वल्स टू 1 × 10⁻² मोल इन 250 cm³, ठीक है, क्योंकि 25 से 250 में आए। इससे फिर आप निकालोगे, ये मोल आ गया आपके पास, ठीक है, ये मोल आ गया, सॉरी ये नहीं, ये मोल आ गया आपके पास आयोडीन के 1 × 10⁻²। इससे आप निकालोगे मोल्स ऑफ कॉपर सल्फेट, ठीक है, ये इस वैल्यू का डबल होंगे, तो 2 × 10⁻² मोल्स, ठीक है, इन ओरिजिनल सैंपल। ये आंसर आप यहाँ लिखोगे 2 × 10⁻²। ये सारी वर्किंग यहाँ मुझे चाहिए कि आपने कैसे स्टेप्स वाइज इसको फॉलो किया, कैसे आप इस तक पहुंचे। ये समझ में आई बेटा? कोई सवाल इसमें? जी सब बच्चे बताएं जरा इस पे, ये क्लियर है स्टेप्स या कोई प्रॉब्लम है इसमें?
क्लियर है। अच्छा जी, 2 × 10⁻²। अब इन्होंने इसके अंदर मास दे दिया कि इतने ग्राम कॉपर सल्फेट था, टोटल इतने ग्राम में। तो अब आप वर्किंग करें यहां से आगे। अमाउंट ऑफ कॉपर सल्फेट निकालें, अमाउंट मतलब मोल्स। तो मोल्स कैसे निकालेंगे? 7.98 डिवाइड बाय 160। कॉपर सल्फेट का एमआर 160 होता है, 159.6 159.6 करें, 159.6 करें, जरा आंसर निकालें। वाटर के मोल निकालने के लिए 10.68 में से पहले आप 7.98 माइनस करें, फिर डिवाइड बाय 18 कीजिएगा। 0.05 इसके मोल आ गए। और वाटर के मोल कितना है? वाटर के मोल निकालें, 0.15। ठीक है, आप सॉरी 0.15 यहाँ आंसर लिखना था, वहाँ गलत लिख दिया मैंने। अब x की वैल्यू निकालने के लिए बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू से डिवाइड करते हैं। 0.15 डिवाइडेड बाय 0.05। आंसर बताएं। 0.15 अपॉन 0.05 रेशो लेते हैं हम इन दोनों मोल्स का। 3, x की वैल्यू 3 है। क्लियर है बेटा? ये कुछ पूछना है किसी को यहाँ पर तो पूछ ले अभी। क्लियर है? अच्छा, पहले तो मुझे ये बताएं सब लोग जितने बच्चे अभी ऑनलाइन हैं, 1 बाय 1, वो बच्चे जो स्कूल कल नहीं आएंगे वो ज़रा हैंड रेस करके बता दें मुझे, कौन स्कूल नहीं आ रहा है कल। अगर कोई बच्चा स्कूल कल नहीं आएगा तो वो हैंड रेस करके। सैयदा राहीन और फेमिना। फेमिना आप माइक अनम्यूट करें, आप अपने पेपर्स की वजह से नहीं आ रही हैं? नहीं सर, तो मेरा शेड्यूल में भी ऑफ है, मुझे थर्सडे को आना है। हाँ नहीं, मतलब मेरा तो, मेरी क्लास थर्सडे को जब होगी, मैं अपनी क्लास की बात कर रहा हूँ, आपके साथ कल तो मेरी क्लास नहीं है आप लोगों की। जी तो सर, थर्सडे को राहीन, आऊँगी। अच्छा थर्सडे को आप आएंगी। राहीन आप बताएं, सैयदा राहीन आप थर्सडे को क्लास में आएंगी या नहीं? जी सर, मैं आऊँगी क्लास में। तो मेजॉरिटी सब लोग क्लास में आ रहे हैं राइट? कोई ऐसा बच्चा नहीं है इस वक्त जो 16 बच्चे 15 बच्चे ऑनलाइन है और सब के सब स्कूल आ रहे हैं। तो आपकी इजाज़त से बेटा मैं ये चाहूँगा कि जो हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है स्टेट्स ऑफ वाटर, उसको मैं क्लास प्रीमिसेस में स्टार्ट करूँ आप लोगों के साथ। ठीक है, उसको आधा ऑनलाइन और आधा क्लास में लेके मैं नहीं चलना चाह रहा। ठीक है, तो आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद अ फ्रेश चैप्टर इन योर क्लास। उसकी ओपनिंग हम वहीं पे करें तो बेहतर रहेगा। ठीक है, ऑनलाइन पे हमने मोल्स ख़त्म कर लिया है। अब हम सारा सिलेबस जो है वो फिजिकल क्लास में ले जाएंगे। अच्छी बात है कि जितने बच्चे आपकी क्लास के वो कॉन्फिडेंट है स्कूल आने में, तो मुझे ये मसला नहीं होगा कि किसी को ऑनलाइन आधा टाइम देना और आधा टाइम जो है वो आपको क्लासेस में देना। तो सब बच्चे क्लासेस में होंगे तो अच्छे पेस पे सिलेबस चल सकेगा। तो आपका क्या ख्याल है इस बारे में? अब्दुल्ला ठीक है? यस सर, ठीक है, ओके। जी अफाफ? हमजा तारिक भाई वापस आ गए हैं आप? हमजा तारिक आप वापस आ गए हैं जहाँ गए हुए थे आप? आपका माइक अनम्यूट नहीं हुआ है अभी। जी अफाफ कुछ कह रही हैं आप? थर्सडे को मैं नहीं स्केड्यूल में लिखा हुआ। सॉरी आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है। शेड्यूल में नहीं लिखा हुआ सर, थर्सडे को। नहीं समझ में आ रहा आप क्या कह रही हो, आपका माइक सही नहीं है शायद। आप टाइप कर दो। जी हमजा आप वापस आ गए? हमजा भाई वापस तो आ गए? यस सर, आ गया हूँ। थर्सडे आ रहे हैं आप फिर? सर थर्सडे को मेरे स्केड्यूल में ही ऑफ है।
कैसे ऑफ है बेटा? मैं क्या नाम सर है आपकी रोटेशनल बेसिस पे कर रहे हैं कि 50 बच्चे एक दिन जाएंगे तो 50 बच्चे दूसरे दिन ऑल्टरनेटिव डेज पे है। अच्छा, ये आपको पिछले वीक अपडेट हुआ होगा ना? आई थिंक आज शायद अपडेट दोबारा हो। मैंने इनसे रिक्वेस्ट की है कि मेरी क्लासेस के अंदर इतने सारे बच्चे नहीं है। जैसे अभी आप देखें ऑनलाइन 17 लोग ऑनलाइन, इसमें से एक मैं हूँ और एक वेल्स कॉलेज के जो होस्ट हैं जिन्होंने मीटिंग होस्ट की हुई वो है। तो बेसिकली 15 बच्चे हुए। हमारी क्लास की वैसे भी स्ट्रेंथ 18 तक है। अब हमारे पास वेल्स में इतने बड़े कमरे हैं कि 18 बच्चे हम आराम से जो है ना स्पेसिंग के साथ बिठा सकते हैं। तो मैंने सर इमरान से रिक्वेस्ट तो की है, हो सकता है वो सर वाद से बात करके आज कोई नई अपडेट दें, या हो सकता है कि वो वेनेसडे थर्सडे फ्राइडे 3 दिन कॉलेज ऐसे ट्रायल बेसिस पे ऑन करके देखें मामला कैसे चल रहे हैं, और फिर नेक्स्ट वीक से आपको पूरी स्ट्रेंथ को एक साथ बुलाएं। देखें जो बड़े ग्रुप्स हैं ना जिसमें 40-40 बच्चे हैं उन्हें तो अकोमोडेट करना मसला है, पर जो छोटे ग्रुप्स हैं उनके लिए मैंने रिक्वेस्ट की है कि उसमें फ्लो अच्छा तभी बनेगा जब उनकी रेगुलर क्लासेस कंडक्ट करें हम। छोटे ग्रुप होना हमारे लिए अच्छी बात है कि हमें उन्हें मतलब ब्रेक नहीं करना पड़ेगा। अब छोटे ग्रुप को भी अगर हम ब्रेक करेंगे तो फायदा क्या है? आपके ऑलरेडी क्लास में 18 बच्चे हैं, अब 9 बच्चे एक दिन में बुलाना तो क्या वो स्ट्रेंथ है? ये तो ग्रुप ट्यूशन में होते हैं, 9 बच्चे एक क्लास के अंदर बैठे होते हैं, पढ़ा रहे होते हैं। एक क्लास में 15-18 बच्चे एक अच्छी साइज है क्लास की। स्टैंडर्ड साइज जो होता है 20 का होता है क्लास के अंदर। 1:20 का रेशो होता है टीचर्स में इंटरनेशनली, 1:22 कर दिया गया अब। तो ये है, तो लेट्स सी क्या होता है, वो क्या स्टेप्स लेते हैं। बहरहाल मैं थर्सडे को नए टॉपिक्स के साथ स्टार्ट करूंगा क्लास प्रीमिसेस के अंदर, और मैं आप लोगों को अपडेट करता हूँ कि सर इमरान से क्या फाइनल डिसीजन हो रहा है। अभी मैंने कॉल करता हूँ और फिर ताकि वो आप लोगों को अपडेट करें कि रोटेशंस में ही आना है अभी के लिए, या वो मेरे स्टूडेंट्स जो हैं वो आ जाएं और उनको क्लास में अकोमोडेट कर लेंगे। ठीक है, आई विल अपडेट यू इन द ग्रुप। अभी मैं उनसे बात करता हूँ। किसी बच्चे को कोई और बात पूछनी है, पुट इन करनी है? चलें फिर आज यहीं तक रखते हैं। ख्याल रखें अपना, अल्लाह हाफिज़।